हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के ज्योग्राफी का इंडस्ट्रीज चैप्टर का एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज में पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन सारे गिवन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म इंडस्ट्री, यानी उद्योग से आप क्या समझते हैं। उद्योग कह दिए किसे हैं, तो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा कि इंडस्ट्री मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री तो सबसे पहली बात एक इकोनॉमिक यानी आर्थिक क्रियाकलाप है। इकोनॉमिक क्यों है, क्योंकि इससे पैसे कमाए जाते हैं। देखिए, कहीं भी अगर आपको इकोनॉमिक शब्द मिल जाए तो वो पैसा से ही रिलेटेड होता है। तो यह पहला तो पॉइंट ये हो गया, ये एक आर्थिक एक्टिविटी है जहाँ पे कि सामानों को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी यहाँ पे कच्चे माल से सामान बनाए जाते हैं। जैसे आप कोई सामान खाते पीते होंगे या फिर यूज करते होंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि यह प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से बना है। तो वह सारे सामान को वहाँ इकट्ठा किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है और तब जाकर वो सामान बनता है। ये होता है इंडस्ट्री में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, और उद्योग के ही अंदर आप जो मिनरल्स आसपास देखते हैं, जो लोहा देख रहे हैं, सोना देख रहे हैं, चांदी देख रहे हैं, ये सारे निकाले जाते हैं, ये भी इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। फिर है प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, यानी प्रोविज़न का मतलब प्रावधान, नियम, यानी यहाँ पे सेवा देने का भी नियम होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। वह क्या क्या से मुख्य कारक है जो कि किसी उद्योग की लोकेशन को प्रभावित करती है। यानी अगर किसी जगह हमें उद्योग खोलना है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, मेन फैक्टर्स क्या है, विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जिस चीज़ का उद्योग हम खोल रहे हैं वहाँ पे आसपास के ही इलाके में कच्चे सामान उपलब्ध होने चाहिए, रॉ मटेरियल्स उपलब्ध होने चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल्स, अगर हम उद्योग कहीं खोल रहे हैं और रॉ मटेरियल्स उससे बहुत ज़्यादा दूर है तो लाने ले जाने में ही बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। फिर जब सामान बन के आएगा वो और महंगा हो जाएगा, तो लोग उसे लेंगे कैसे। दूसरा है लैंड, यानी आपको पर्याप्त ज़मीन भी होनी चाहिए। फिर है वाटर की भी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। अब ये छोटे मोटे सोर्स से तो काम चलेगा नहीं, ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहाँ पे कि नदी हो, तभी तो अनलिमिटेड वाटर मिल पाएगी। फिर है लेबर, ये लेबर जो है यानी जो कि आदमी काम करेंगे, श्रम जिनका लगेगा, श्रम वो बहुत ही चीप होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा जो इंडस्ट्री खोलेंगे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो पाएगा। तो वहाँ इंडस्ट्री खोलनी चाहिए जहाँ पे कि लेबर एकदम सस्ता हो। फिर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आपको संचार का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। फिर है पावर, शक्ति भी होनी चाहिए। कैपिटल, पर्याप्त पैसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो जितना सामान आएगा वो पैसे से ही आएगा। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है तो यहाँ पे देखिए उद्योग लगाया जा रहा है, तो बहुत सारा पैसा लगाना भी पड़ेगा। अगर किसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी पड़ती है तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1 करोड़ है। फिर है मार्केट, फिर जहाँ सामान बन रहा है वहाँ से मार्केट भी ज़्यादा दूर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सामान आएगा मार्केट में चला जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पे तो डायग्राम से समझाया गया है, उसे भी हम समझेंगे। पहले हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाई इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आखिर उद्योग को वर्तमान उद्योग का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है, एंड वाई, और क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से हम समझते हैं। इससे पहले तो डायग्राम को देखिए। डायग्राम चाहे तो आप बना सकते हैं। देखिए ये उद्योग है, मार्केट, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, वही बातें लिखी गई है। हम तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन था विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू एज द, यानी किस उद्योग को बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का। तो देखिए क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि
लगभग सभी चीज़ या तो आयरन से बने होते हैं या फिर स्टील से बने होते हैं, और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल, या फिर ऐसे सामान या फिर बहुत सारे सामान मिक्सड अप होते हैं, तो उसमें भी आयरन और स्टील का यूज होता ही है। दूसरा है कि जो जहाज़ होती हैं, ट्रेन्स, ट्रक और ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा स्टील से ही बनी हुई होती हैं। सेफ्टी पिन से लेकर बिग शिप तक, बड़े जहाज़ तक, ये सारे स्टील से बने होते हैं। फिर है कि आपको जो तेल मिलता है, और वो तेल कहाँ से आपको मिलता है? आपको मार्केट से मिल जाता है, लेकिन वो तेल आता कहाँ से है? बड़े बड़े जगह में तेल को धरती से निकाला जाता है, तो धरती से वो निकलेगा किस सामान से? तो वो भी स्टील का बना हुआ होता है, तो स्टील का इतना इम्पोर्टेंस है। फिर है कि जो स्टील की पाइपलाइन होती है वो ऑयल ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। जैसे देखिए, भारत में तेल दूसरे दूसरे देशों से आता है, तो तेल आएगा कैसे? क्योंकि पूरे देश को सप्लाई करना है, तो पाइपलाइन लगा दी गई है, बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगाई गई है, वो पाइपलाइन भी स्टील का बना होता है। फिर है कि मिनरल्स आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट। आप जो सोना, लोहा ये सब देखते हैं, ये कहाँ से मिलता है? ये धरती से निकाले जाते हैं, नेचर में पहले से मौजूद है। माइनिंग की जाती है मिनरल्स की, निकाला जाता है धरती से, वो भी किससे? तो स्टील के बने हुए औजारों से, इनकी मशीनों से, इसलिए स्टील का बहुत इम्पोर्टेंस है। फिर है कि आप खेतों में जब फार्म की मशीन देखते होंगे, वो मुख्य रूप से स्टील के ही बने हुए होते हैं। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, उनके फ्रेमवर्क में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए, बुक तो आपके पास है ही। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। यहाँ कहा जा रहा है कि जो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वह मुंबई में ही क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसका आंसर सुन लेते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी ही तेज़ी से मुंबई में फैल रही है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला कारण तो यह है कि मुंबई में ही पहली मिल इस्टेब्लिश हुई थी, और ये घटना कब की है? 1854 की। दूसरा है कि मुंबई में गर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट होता है। अगर वहाँ की जलवायु की बात करें तो जलवायु वहाँ पे गर्म रहती है, लगभग सारा साल गर्म ही रहता है। जैसे आप दूसरे राज्यों में देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है, लोग स्वेटर टोपी पहन के रहते हैं, लेकिन मुंबई में ऐसी बात नहीं है, क्लाइमेट काफ़ी नम है। फिर है कि मुंबई जो है एक पोर्ट का काम करता है, सामान यहाँ पे लाए जाते हैं, सामान यहाँ से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, तो मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए, आयात करने के लिए, ये जो है यानी लाने के लिए ये ज़बरदस्त एक फ़ायदा देता है। समुद्र मौजूद है वहाँ मुंबई में। फिर है कि रॉ मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल हैं, और स्किल्ड लेबर, ये जो श्रम है ये काफ़ी स्किल्ड है, निपुण है, कौशल है, तो एक फ़ायदा इनसे यहाँ मिल जाता है, इसलिए मुंबई जो है एक्सपेंड कर रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि करेक्ट आंसर को टिक कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि फ्लोट कोस्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेचुरल फाइबर कौन है? तो नेचुरल फाइबर हमारा हो जाएगा जूट। तो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया नंबर 2। अब हम नंबर 3 की तरफ चलेंगे। नंबर 3 है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। इन दोनों के बीच में आपको अंतर करना है, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से एग्जाम में आपको लिख देना है, फुल मार्क्स। एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या अंतर है? देखिए, एग्रीकल्चर से ही एग्रो शब्द आया है, और एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ तो नाम में ही मिनरल लिखा हुआ है। देखिए, वैसी इंडस्ट्री जिसके कि रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर से आते हैं, कृषि से आते हैं, उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। फिर है कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि मिनरल्स पर निर्भर है अपने रॉ मटेरियल के लिए, वह मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। दूसरा है कि जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है वो रोज़गार देने का काम करती है, कहाँ पे? तो रूरल एरिया में, क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती कहाँ होती है? रूरल एरिया में ही होती है, तो एम्प्लॉयमेंट भी वहीं मिलेगा। लेकिन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का दायरा बड़ा है, ये रोज़गार देती है बोथ टू रूरल एंड अर्बन लेबर, यानी शहरी में भी ये देगी रोज़गार, रूरल में भी देगी। फिर है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मुख्य रूप से प्राइवेट या तो कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं,
लेकिन मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री का क्या है, ये मुख्य रूप से पब्लिक सेक्टर में ही लोकेटेड होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, जूट, शुगर, ये सारी इंडस्ट्री है। कॉटन, टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल प्लांटेशन, इसकी इंडस्ट्री देखिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीन टूल इंडस्ट्री, etc। दूसरा क्वेश्चन है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अंतर कीजिए। समझते हैं इसके अंतर को। तो देखिए दो यहाँ पे दिए हुए हैं कि इंडस्ट्री विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वह उद्योग जिस पर पूरा अधिकार या तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य की जो सरकार है, जैसे हमारे यहाँ राज्य में चीफ मिनिस्टर है, वो कंट्रोल करेंगे, या फिर उसे केंद्र में सरकार जो है वो कंट्रोल करेगी, तो वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। ज्वाइंट सेक्टर क्या होती है, जो कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट या इंडिविजुअल्स के द्वारा कंट्रोल होती है, उन्हें ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। एग्जांपल देखिए, इंडियन रेलवे, इसे सेंट्रल रेलवे कंट्रोल करती है। स्टील प्लांट एट दुर्गापुर, भिलाई, HMT, हैवी इलेक्ट्रिकल, ये सारे पब्लिक सेक्टर हैं। ज्वाइंट की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मारुति उद्योग लिमिटेड, ये सारी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, यानी गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, इंडिविजुअल भी कंट्रोल करते हैं। फिर आते हैं 4 नंबर पर, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। रॉ मटेरियल्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जैसे देखिए रॉ मटेरियल्स का कोई 2 एग्जाम्पल बताइए, तो हम यहाँ पे आयरन ओर ले लेते हैं, यहाँ लाइमस्टोन ले लेते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो आएगा क्या, आयरन आएगा और स्टील आएगा। टर्शियरी एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, तृतीयक सेक्टर में एक तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा बैंकिंग। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल हमने ऊपर देखा ही, क्या हो जाएगा, एक तो जूट हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो बास्केट मेकिंग, टोकरी बनाना और वीविंग यानी बुनाई करना। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो शुगर यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ अमूल मिल्क यूनियन लिख देंगे। तो दोस्तों इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके जितने भी एक्सरसाइज थे पूरे हो गए। आप वीडियो को पॉज करके इसके सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए।